वेलकम इन जेसीसी। एंड आज का जो टॉपिक है हमारा वर्क एंड एनर्जी है, जो क्लास 9th का चैप्टर है। तो आज हम इसमें सबसे पहले डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में देखेंगे कि क्या क्या हम इसमें कवर अप करेंगे और क्या क्या चीज़ें हम समझने का ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्क क्या होता है, और हम जो भी वर्क किसी भी ऑब्जेक्ट पे करते हैं उसको हम वर्क डन के नाम से जानते हैं। और हम देखेंगे कि ये वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, और ये कैसे हमारे इंटरचेंज कर सकती है एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और कैसे हम यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यूरिंग द वर्क डन, और क्या एनर्जी हमारी ट्रांसफ़र कर सकती है। एनर्जी कंजर्वेशन का नियम पढ़ेंगे हम। इसके बाद हमारे पास पावर, और पावर के टर्म में देखेंगे कि पावर हमारा क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और इस चैप्टर के अंत तक हम इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे भी कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं और क्या इनका मतलब है। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो वर्क है। वर्क का मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर बोला जाए तो कार्य। कार्य होता क्या है, कार्य जनरली हम लोग जो वर्क करते हैं डेली लाइफ में उनसे हमारा वर्क रिलेटेड नहीं है। हमें जनरली साइंस के टर्म में या विज्ञान के तत्वों के तौर पे जो हम देखते हैं कि कार्य को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, कैसे डिफाइन किया जा सकता है, वो हम जनरली देखेंगे कि कार्य होता क्या है, वर्क होता क्या है। तो वो कार्य की बातें नहीं करेंगे जो हम लोग जैसे सोचते हैं कि मैंने किताब पढ़ ली तो बहुत ज़्यादा काम कर लिया, या मैंने बहुत देर गेम खेला या वो मेरा वर्क हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में हम देखेंगे कि कार्य हम कैसे डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, सपोज़ एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने के लिए कि वर्क हमारा होता क्या है, उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल रखेंगे अपने पास कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जिस पे कोई एक सर्टेन फोर्स अप्लाइड किया जाए तो उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आएगा। सपोज़ हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था पहले वन पोजीशन पे, अब ये सेकंड पोजीशन पे है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो पोजीशन चेंज हुई है तो इसके बीच में कोई ना कोई एक डिस्प्लेसमेंट हुई होगी। इस पॉइंट से लेके सपोज इनिशियल यहाँ था, फाइनल हमारा यहाँ पे है, इसके बीच में एक हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको हम बोलते हैं विस्थापन। हमारा एक विस्थापन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग विस्थापन के बारे में देखेंगे कि विस्थापन हमारा हुआ सर्टेन कब हुआ, जब हमने कोई पर्टिकुलर फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि वर्क डन होता क्या है। सपोज़ आपने कोई फोर्स लगाया किसी काम को करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया। ओके, इसके बाद आप देखोगे कि इसमें एक डिस्प्लेसमेंट होता है, जो अभी दिखाया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है इस पर फोर्स लगाया है जिसकी वजह से वो डिस्प्लेस हो गया, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे डिस्प्लेस हुआ, इसको हमने डिस्प्लेसमेंट से नाम दिया। तो जो वर्क डन होता है हमारा वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। हमारा जो वर्क डन होता है या वर्क है उसकी एसआई यूनिट होती क्या है। एसआई यूनिट निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि सबसे पहले जो उसमें हमारे फार्मूला में जो भी जो क्वांटिटीज़ गिवन है उसका पहले हम एसआई यूनिट देखेंगे, देन हम उसका कैलकुलेट करते हैं उनके हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, हमारी न्यूटन होती है। ठीक है, इसके बाद जो आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट हमारा मीटर में मेज़र किया जाता है। तो इसके इसी तरीके से हम किसकी देख सकते हैं, हम वर्क डन की देख सकते हैं कि वर्क डन हमारा क्या होता है। वर्क डन फिर हम इसके असाइनमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स की न्यूटन थी और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर लिख सकते हैं और जूल के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको जूल भी लिखते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि वर्क डन एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर और जूल। ओके, सपोज़ अगर आपसे बोला जाए कि अगर आप मुझे डिफाइन करो भाई कि 1 न्यूटन क्या होता है और 1 जूल क्या होता है। ठीक है, 1 जूल का क्या मतलब होता है, तो 1 जूल का क्या मतलब होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, उस पर 1 न्यूटन फोर्स लगे। अगर आपको बोला जाए कि 1 जूल डिफाइन करो, कितना डिफाइन करना है, 1 जूल डिफाइन करो, या आपको बोलते हैं न्यूटन मीटर डिफाइन करो, दोनों ही सेम बात होती है, जूल और न्यूटन मीटर। तो आपको कैसे डिफाइन करना है कि सपोज़ मैंने कहा कि मैंने एक फोर्स अप्लाई किया 1 न्यूटन का, और उस ऑब्जेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट आया वो उसमें 1 मीटर का आया। ठीक है, कितने का आया, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आया। तो हम उसको क्या बोलते हैं कि हमारा जो वर्क डन हुआ है वो हमारा 1 जूल हुआ। इन अप्लाइंग द फोर्स 1 न्यूटन एंड द डिस्प्लेसमेंट इज अकर इज 1 मीटर, देन वी से दैट कि वर्क डन इज 1 जूल। ये बात आप सभी को क्लियर हो गई। इसके बाद हम ये देखेंगे कि वर्क डन हमारा 2 तरीके से पॉसिबल है। ठीक है, वर्क डन हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव पॉसिबल है, और एक चीज़ हम यहाँ देखेंगे जीरो भी पॉसिबल होता है। ठीक है, अब वर्क डन हमारा पॉजिटिव कैसे हो सकता है, नेगेटिव कैसे हो सकता है, जीरो कैसे हो सकता है। सबसे पहले हम जीरो की बात करेंगे। सपोज आपने कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर फोर्स लगाया और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे वर्क जो हमने वर्क डन निकाला था वो हमारा था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ
मतलब जीरो हुआ, नहीं होने का मतलब जीरो हुआ, ठीक है। तो जो हमारा वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, फोर्स तो हमने लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा नहीं हुआ, तो हमारा वर्क डन कितना निकल के आएगा, जीरो। तो इससे आप क्या कह सकते हो, जो वर्क डन है वो हमारे डिस्प्लेसमेंट पे आधारित रहता है और निर्भर रहता है। इसके बाद हम वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करेंगे कि किस तरीके से कोई भी जो वर्क डन है हमारा पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। अगर इफ़ अ ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन देन अप्लाई फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन और डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा नेगेटिव कैसे हो सकता है। सपोज अभी इसने क्या बताया कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है हमारा अगर यूनिफॉर्म मोशन में, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन में और जो अप्लाइड अगर फोर्स किया जाए, सपोज हमने अप्लाइड फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में किया जाए, तो जो फोर्स होगा वो तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इसके मोशन को अपोज कर रहा है। दूसरी इस केसेस में हमारा माइनस एफ इंटू एस हो सकता है, ठीक है। उस केसेस में हमारा क्या हुआ, माइनस एफ इंटू एस हुआ, तो हमारा वर्क डन क्या नेगेटिव निकल आएगा। एक केस क्या पॉसिबल हो सकता है कि हम फोर्स लगा तो रहे हैं लेकिन जो हमारा जो वो हमारा उसमें डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में भी हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव वाले केसेस में आपने पढ़ा ही था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उस पर फोर्स लगा रहे हैं और वो हमारा फर्दर आगे डिस्प्लेस कर रहा है, अगर फर्दर वो डिस्प्लेस करेगा तो एफ इंटू एस हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को दिखाते हैं। जो हमने वर्क डन की बात करी थी यहाँ पे, सबसे पहले बात करी थी वो पॉजिटिव थी, यहाँ हमने नेगेटिव केस पे बात करी जब हमारा फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में लग जाए तब हम उसको नेगेटिव वर्क डन पे देखते हैं। इसके बाद हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी का क्या मतलब होता है, एनर्जी को हम बोलते हैं ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा से देखते हैं द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। किसी भी काम करने की जो क्षमता को हम किससे नापते हैं, उसकी ऊर्जा से नापते हैं। कैपेबिलिटी का मतलब होता है क्षमता और वर्क का मतलब होता है कार्य, ठीक है। डूइंग का मतलब हमारा करना, कोई भी जो कार्य करने की क्षमता होगी उसको हम ऊर्जा से मापते हैं, मेजर करते हैं एक तरीके से उसको। द एनर्जी क्या होती है, द कैपेबिलिटी ऑफ ए डूइंग अ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कि किसी भी वर्क को करने के लिए हम कितने कैपेबल हैं वो हमारा एनर्जी से डिफाइन करते हैं हम लोग। और सपोज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट हम सपोज करते हैं जो कैपेबल टू डू अ वर्क, देन वी कैन से दैट इट पोसेस द एनर्जी। अगर सपोज कोई हमारा ऑब्जेक्ट, हमारे ऑब्जेक्ट जिसके पास कोई वर्क डन करने की कैपेबिलिटी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, उसके पास एनर्जी है, एनर्जी प्रोसेस कर रहा है, कह सकते हैं। जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कह सकते हैं एनर्जी प्रोसेस बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी जो एनर्जी हमारी प्रोसेस करी जाती है किसी ऑब्जेक्ट में इज मेजर इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। हम इसको कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क से भी डिनोट करते हैं, कितनी उसके अंदर हमारी काम करने की क्षमता है। कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट उसके अंदर एनर्जी है तो उसको कैसे मेजर किया जाता है कि वो कितना वर्क करेगा, उससे उसकी एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। तो सो वी कैन से दैट द एनर्जी एंड वर्क हैविंग द सेम एसआई यूनिट। सपोज हमारी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसमें एनर्जी है और वही हमारा क्या कर रही है, वर्क कर रही है, तो वर्क कर रही है और एनर्जी तो हमारी दोनों सेम हो गई ना, तो उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो वर्क के हमने अभी निकाली थी एसआई यूनिट क्या थी, जूल, तो हमारी एनर्जी की भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, वो जूल हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी क्यों हमारी जूल में मेजर करी जाती है, समटाइम्स यू हैव टू नीड टू मेजर द लार्जर देन वी यूज़ किलो जूल। कुछ कई बार क्या होता है कि लार्जर क्वांटिटीज़ को मेजर करना होता है, इस वजह से हम किलो जूल को यूज़ करते हैं। किलो जूल में, 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं हमारे, 1000 जूल्स होते हैं। और अभी इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, कौन कौन सी हमारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जिसमें मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, और इन सभी में हमें से अभी 2 टाइप की एनर्जियों पे फोकस करना है। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जो पार्ट किसका है, मैकेनिकल एनर्जी का है, और आपका जो टॉपिक है वो पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे हम लोग। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है इन मोशन है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट इन मोशन। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ऑब्जेक्ट इन अ मोशन प्रोसेसेस एनर्जी, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में तो वो क्या कर रही है, एनर्जी प्रोसेस कर रही है, और इज नाउन एज ए काइनेटिक एनर्जी। क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर आप सपोज एक मूविंग बुलेट है, कोई बुलेट है जो क्या कर रही है, मूव कर रही है, ट्रैवल कर रही है, स्पीड में है, ये सब चीज़ आप कह सकते हो। ब्लोइंग विंड, ठीक है, जो हवा है, एक रोटेटिंग व्हील, ये सब क्या है हमारी मोशन में। और मोशन में जब होता है कोई ऑब्जेक्ट तो वो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी हमारा वर्च्यू करता है। फ्रॉम ऑल ऑफ दिस वी कैन से दैट द काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी जो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन करता है उसकी वजह से क्या होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है, ठीक है। ये आप यहाँ से कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी होती है। एग्जाम्पल के लिए देखोगे, आपको मैंने बताया था कि जो हमारा बुलेट है, जैसे गन से हमारा जैसे बुलेट की बात करें
तो जो हम फायर होती है बुलेट, तो आप देखोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है जैसे बहुत स्पीड से मूव करती है, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, तो आप देखोगे कि ये इसका एक पर्टिकुलर मास होता है। जिस स्पीड से मोशन कर रही होती है एक पर्टिकुलर मास को लेकर, उसी को हम काइनेटिक एनर्जी से दिखाते हैं। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड करती है? उसके स्पीड पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये इसका क्या स्पीड पे डिपेंड करेगी, कितना ज़्यादा वो, और हमारा स्पीड ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हमारी स्पीड होगी उतना ज़्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी हमारी किस पे डिपेंड करती है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ एन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करना क्या मतलब है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है उसका मोशन कितना फास्ट है और कितना स्लो है, वो हमारा किस पे चीज़ों पे डिपेंड करता है? वो हमारा डिपेंड करता है उसकी स्पीड पे। ठीक है, हम स्पीड से उसको डिफाइन करते हैं कि हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो कितना ज़्यादा और कितना कम है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक चीज़ ये कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी, वो किस पे डिपेंड करती है? स्पीड पे डिपेंड करती है। सपोज मैंने आपसे बोला काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन निकलता है यहाँ पे। तो अगर हमारा स्पीड बढ़े तो हमारी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ जाती है। और इसी बात को अगर हम बोलें कि ये तो फर्स्ट केस है हमारा, सेकंड केस में हम ये भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमारी अगर रिड्यूस होती है, कम होती है, ठीक है, तो हमारी स्पीड भी कम होती है। ठीक है, इसके साथ ये दोनों बात हम कर सकते हैं। तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है कि सापेक्ष हमारा अगर इसके साथ बढ़ेगा भी और इसके साथ घटता भी है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। इसके बाद हमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखना था। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? इसको हम बोलते हैं हिंदी में स्थितिज ऊर्जा भी बोलते हैं। और ये एनर्जी होती क्यों हमारी? द एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन और अ शेप इज कॉल्ड दी पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या शेप में जब चेंज आता है, ठीक है, तो उसको हम क्या पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में करते हैं। अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है उसकी बॉडी, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज हमारा यहाँ पे रखा हुआ था ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, और इसके बाद इसको हमने किसी एक पर्टिकुलर एक हाइट, सर्टेन हाइट पे इसको रखा, तो आप देख सकते हो इसकी पोजीशन में चेंज आया। सबसे पहले ये ग्राउंड लेवल पे 0 पोजीशन पे था जहाँ पे उसकी हाइट 0 थी, लेकिन बट जैसे ही हमने इसको थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करा पर्टिकुलर एक एच हाइट तक, तो इसकी पोजीशन में चेंज आया। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज जब हम लेके आते हैं या शेप में चेंज लेके आते हैं, किसके एप्लीकेशन में? फोर्स का एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, और फोर्स करते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन लगता है, और वर्क डन जो होता है हमारा वर्क डन, कोई भी जो ऑब्जेक्ट हमारा अगर वर्क डन करने का पोटेंशियल रखता है तो उसको एनर्जी के टर्म में डिफाइन करते थे, और उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ी है। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी में हम देख रहे हैं कि पोजीशन या शेप चेंज करने की बात कर रहा है, तो अब हम उसमें ठीक है बहुत क्लैरिटी रखिएगा कि पोजीशन और शेप। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए क्या स्ट्रेच है रबर बैंड का दे सकते हैं। ठीक है, सपोज आप रबर बैंड देखते होगे कि स्ट्रेच करते हैं, तो सपोज रबर बैंड हमारा इनिशियल कंडीशन में इस तरीके से, जैसे उसको और स्ट्रेच करा जाए तो इस पोजीशन में आ सकता है हमारा। तो ये हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे इसको स्ट्रेच किया गया तो इसमें क्या है, इसके शेप चेंज हुआ है, तो हम यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वर्क क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, एनर्जी के टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।